हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो पेपर है वो एमपी स्टेट का है, मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो उनका जो कॉमर्स का प्रीवियस ईयर पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसे हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट तक आप बने रहिए तो आपको पूरा का पूरा अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो क्या उसका होता है। तो एमपी में जो एपी का पेपर आता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसमें आपका कुछ कॉमन पोर्शन होगा, ठीक है। कॉमन में मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ जीके का पोर्शन होता है जो एमपी का ही होगा। तो 50 क्वेश्चन आपके उसके बनते हैं और बचे हुए 150 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होते हैं। तो ये जो सेशन है इसमें हम लोग अपना कॉमर्स वाला पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग अपना पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं और मार्क्स आपके 600 नंबर होंगे, यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहेगा। नेगेटिव मार्किंग के साथ होता है ये, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर और जो आपका व्हाट्सएप चैनल है, दोनों जगह पर मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था वो आपका रेशो से आया हुआ है। इफ़ द करंट रेशो इज 2.2 रेशो 1 एंड लिक्विडिटी रेशो इज़ 1.5 रेशो 1 and the net working capital is 36,000, then what is the amount of current asset, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है, रेशो के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोगों को पता है भाई करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होगा। करंट रेशो जो है वो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ये बात तो सबको पता है। अब क्वेश्चन के अंदर नेट वर्किंग कैपिटल दी हुई है, मतलब इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस दिया हुआ है जो कितना है, 36,000 है, ठीक है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का जो रेशो है वो क्या था, 2.2 रेशो 1, यानी इन दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस है वो 36,000 है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 1.2 की वैल्यू 36,000 है ना। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 3,000। हमें करंट एसेट पूछा है तो 2.2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, कितना आ जाएगा, 66,000। तो 66,000 जो है वो अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट अराइज व्हेन द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज ट्रांसफर टू अनदर प्रोसेस। कि भाई एक इंटर प्रोसेस जो होता है उसमें प्रॉफिट हमें मिलता है, तो हम एक आउटपुट को दूसरे आउटपुट में ट्रांसफ़र करते हैं तो किस प्राइस पर ट्रांसफ़र करते हैं, कॉस्ट प्लस प्राइस, कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल प्राइस, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र प्राइस बोलते हैं, ठीक है। जिस प्राइस पर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो क्या होता है, ट्रांसफ़र प्राइस। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन आपसे पूछी है, तो बाय द ऑप्शन आप डायरेक्टली आप समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर ए कि एसेट जो है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है ना। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन आप बिल्कुल +1 से पढ़ते हुए आए हैं। रियलाइजेशन अकाउंट इज़ अ डैश। जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है वो क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। तो आपको पता है जो पर्सनल अकाउंट है उसमें सारे रूल हमारा क्या कहता है कि भाई हमारे पास जो पर्सन है उससे रिलेटेड अकाउंट होगा, डेबिट द रिसीवर, है ना, क्रेडिट द गिवर, ये रूल होता है। रियल अकाउंट में हम कहते हैं कि भाई एसेट आया है या गया है उससे रिलेटेड होता है, और रूल क्या होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो नॉमिनल अकाउंट में रूल पढ़ते हैं कि भाई डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे जो हमारे एक्सपेंस हैं उनके ऊपर ही बात कर रहे हैं, है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर कैसा होता है, नॉमिनल अकाउंट का होता है, याद रखेंगे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम। आपके पास कुछ आइटम है, डिवेंचर, एक्रूड इंटरेस्ट, प्रीपेड रेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट। विच ऑफ देम आर करंट लायबिलिटी। इनमें से कौन करंट लायबिलिटी है ये आपको बताना है। तो करंट लायबिलिटी इनमें से कौन है। डिवेंचर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आता है, तो नॉन करंट लायबिलिटी हो गया। एक्रूड इंटरेस्ट ये भी आपका एक तरह की बोरोविंग है ना। एक्रूड इंटरेस्ट आपका होता है, शॉर्ट टर्म में आपको कोई मिल गया वो चीज़ है। प्रीपेड रेंट है, ये एक तरह का एसेट होगा, राइट। और बैंक ओवरड्राफ्ट एक आपकी करंट लायबिलिटी है। तो अगर ऑप्शन में सेकंड एंड फोर्थ होता तो हम टिक कर लेते, लेकिन हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में एक ही पॉइंट आपको दिया है करंट लायबिलिटी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द टू रिग्रेशन लाइन कट ईच अदर एट द राइट एंगल देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी। कि अगर मैं रिग्रेशन लाइन को कट करता हूँ राइट एंगल पर तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा। तो याद रखिएगा इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अ मेन स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। अगर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा को तो उसके लिए क्या चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन ऑफ डाटा, लोकल कॉरस्पॉन्डेंट, इनैमोरेटर या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर डाटा कलेक्शन सबसे ज़्यादा मेन जो है वो रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल फैक्टर ऑफ ए सैंपल। सैंपल कलेक्ट करने के लिए कौन सा इनमें से असेंशियल फैक्टर जो है वो नहीं है, मतलब जिसका होना मैंडेटरी नहीं है। तो रिप्रेजेंटेटिवनेस का होना ज़रूरी है, एडिक्वेसी का होना ज़रूरी है, सिमिलैरिटी यानी पॉपुलेशन से मैच करता होना चाहिए, बट डिपेंडेंसी का ऐसा कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, प्रोफेसर बैले हैज़ डिस्क्राइब्ड एडिटिंग प्रोसेस। जो प्रोफेसर बैले रहे उन्होंने एडिटिंग प्रोसेस को डिफाइन करा, फॉर द यूनिफॉर्मिटी, फॉर कंप्लीटनेस, फॉर एक्यूरेसी या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमें आपने याद रखना है इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ द अबव है, सभी में इसमें प्रोसेस जो है वो रहेगा। विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ टैली। मतलब जो टैली है वो किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, स्टैटिस्टिक्स पैकेज है, स्प्रेडशीट पैकेज है, अकाउंटिंग पैकेज है या ऑल ऑफ द अबव है। तो टैली में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग कैलकुलेशन करते हैं, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग पैकेज हो जाएगा, ठीक। 11 क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेबी। सेबी की फॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, इन्वेस्टर इंटरेस्ट प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सभी जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे। नोट इंक्लूड अंडर द फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई के फंक्शन में इनमें से किसको शामिल नहीं करेंगे, इशू ऑफ करेंसी करते हैं, बैंकर ऑफ द बैंक ये भी होता है आरबीआई, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, और एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। तो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, ये काम किसका है, कमर्शियल बैंक्स का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए बैंक। बैंक का फंक्शन क्या है इनमें से, लीगल एडवाइस देना, एग्रीकल्चर डेवलप करना, क्रेडिट क्रिएट करना या कोऑपरेटिव स्पिरिट बनाना। तो डेफिनेटली क्रेडिट क्रिएशन करने का काम होता है बैंकों का, क्योंकि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं और बदले में लोन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। जो आईडीबीआई बैंक है वो कब एस्टैब्लिश हुआ, तो याद रखिएगा ऑन 1 जुलाई 1964 को ये आपका बैंक डेवलप हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, ICICI वाज मर्ज विद ICICI बैंक इन विच ईयर। कौन से ईयर में ये मर्ज हुआ था, तो याद रखिएगा 2002 में मर्ज हुआ था। इन विच ईयर एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टैब्लिश। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो आपका कब एस्टैब्लिश हुआ, तो इसकी डेट याद रखिए 1966, और एग्जैक्ट डेट अगर पूछे तो 19 दिसंबर 1966, 19 दिसंबर 1966 इसकी जो है वो एग्जैक्ट डेट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इज एक्सक्लूसिवली एसोसिएट विद द एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड जम्स एंड ज्वेलरी आइटम।
कौन सा ईपीजेड है जो ज्वेलरी आइटम के एक्सपोर्ट से रिलेटेड है? तो सेंट्रोक मुंबई का जो आपका है ईपीजेड, ये इससे रिलेट करेगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ डब्ल्यूटीओ? डब्ल्यूटीओ का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू इनकरेज डिस्क्रिमिनेशन, तो ये तो नेगेटिव हो गया, हटा देंगे। एस्टैब्लिश द इम्पोर्ट ड्यूटी, तो इम्पोर्ट ड्यूटी का इसका कोई लेना देना नहीं है। रिस्ट्रिक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी नेगेटिव है, तो एक ही ऑप्शन बचता है। टू इंश्योर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फ्री ट्रेड, कि भाई जो कंट्री ट्रेड में आना चाहती है उन पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन ना हो, फ्रीली वो ट्रेड कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 19, Which of the following hold that a country can increase its wealth by encouraging export and discouraging import? इनमें से कौन सा है जो कंट्री में वेल्थ को इंक्रीज करता है और एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करता है और इंपोर्ट को कम करने की बात करता है? तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? मर्केंटिलिज्म, ठीक है, मर्केंटिलिज्म होता है। What distinguishes foreign direct investment from other mode? एफडीआई को अदर मोड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड उससे किस तरह हम अलग करते हैं? तो एफडीआई में ज़्यादा रिस्क होता है और ग्रेटर जो है वो फाइनेंशियल कमिटमेंट होती है। हु इज़ चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो ये लास्ट ईयर का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो पता है आपको नीति आयोग का जो चेयरपर्सन है वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, राइट। When did Competition Commission of India CCI was formed? कब बना था CCI? तो 14 अक्टूबर 2003 को एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नोटिफिकेशन वाज इशूड फर्स्ट टाइम इन इंडिया, कब इशू हुआ था? तो यहाँ पर आपने याद रखना एग्जैक्ट डेट इसकी 24 दिसंबर 1986 है। अब ऑप्शन में ये डेट नहीं दी हुई है तो जनवरी के डेट को आप मान लेंगे, ठीक है। ज़्यादा पास जनवरी लग रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हम इसमें आंसर जो है वो मार्क करेंगे। नेक्स्ट वन 24, इन इंडिया कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल वाज फॉर्म्ड बाय, किसमें जो है वो कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल को बनाया? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ने डेवलप किया है। डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इंक्लूड, डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है क्या? तो यहाँ पर सिर्फ मीनिंग ही पूछा है कि हम अपना कुछ पार्ट बिजनेस का क्या करते हैं, सेल कर देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ग्रो, कि हमारी एक सब्सिडरी यूनिट जो है वो बन पाए। Raj Limited issued 1200 equity share of 100 fully paid up. Market price of the share 170 है। Company had paid dividend 12 per share. Find out cost of capital. तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या है? DPS अपॉन मार्केट प्राइस। तो डिविडेंड पर शेयर कितना है आपका? 12 अपॉन 70। तो सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 7 पॉइंट समथिंग। तो सी आपका आंसर होगा, ठीक है। 27 जो क्वेश्चन है इसमें कंबाइन लीवरेज निकालनी है, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, ठीक है। कंबाइन लीवरेज का फॉर्मूला लगा करके हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू वाल्टर एंड गॉर्डन थियरी डिविडेंड डिसीजन फॉर वैल्यूएशन ऑफ फर्म इज रिलीवेंट, इररिलीवेंट, इंटीग्रल या नन ऑफ द अबव? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा इररिलीवेंट, कि आपका इररिलीवेंट होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश इन, कब एस्टैब्लिश हुआ आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? तो 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था, 1992 में। क्रेडिट रेटिंग इज इफेक्टेड बाय, क्रेडिट रेटिंग किससे इफेक्ट होगी? बाय अनपेड डेट, फ्रॉम द अवेलेबल सिक्योरिटी एसेट, स्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो या फ्रॉम ऑल ऑफ दीज? तो बिल्कुल सभी से ही अफेक्ट होती है, याद रखिएगा। Under the custom duty, in some case of specified goods, tariff value are fixed by, तो टैरिफ वैल्यू कौन फिक्स कर सकता है? वैसे तो ये ड्यूटी कस्टम इंस्पेक्टर की होती है, बट सम ऑफ द केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है।
द टर्म प्रोहिबिटेड गुड्स हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द कस्टम ड्यूटी एक्ट 1962 अंडर द सेक्शन। तो ये आपका सेक्शन याद रखिए 233। रिफंड क्लेम अप टू 10 लाख इज अप्रूव्ड बाय। अगर 10 लाख से ऊपर का क्लेम है तो उसको कौन अप्रूव करता है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है। प्रेक्विजिट अलाउ बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रोड विल बी। तो ये फुली टैक्सेबल होगा, टैक्स फ्री होगा या पार्टली टैक्सेबल होगा? तो याद रखिएगा पार्टली टैक्सेबल आपका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट और म्यूनसिपल टैक्स दिए हुए हैं। तो सिंपली आप क्या करो, ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालो पहले तो 2,40,000 जो एक्चुअल रेंट है। ठीक है। और इसी में से टैक्स माइनस कर दो 16,000 का, तो वो आपका आ जाएगा 2,24,000। और इस 2,24,000 को कंपेयर कर लो, कंपेयर करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है। कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू सबसे बड़ी है, तो आंसर हमारा 224 हो जाएगा। पता ही आपको कंपैरिजन करना होता है म्यूनसिपल वैल्यू निकालते हुए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ स्प्रेडशीट एक्सेप्ट। इनमें से सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की एडवांटेज है लेकिन एक नहीं है। तो इसमें डबल एंट्री इज़ नॉट ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड, कि जो डबल एंट्री सिस्टम है वो अपने आप ऑटोमेटिक इसमें नहीं होता, वो हमें खुद से डेवलप करना होता है, यानी एंट्रीज करनी होती हैं और उसके लिए रूल हमें पता होने चाहिए हैं। If the fixed cost is 10,000 and profit is rupees 5,000, break even point is 20,000, then amount of sale will be। तो सेल का अमाउंट हमारा कितने का हो जाता है? तो यहाँ से हम अगर देखें ध्यान से, तो अगर हम सेल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। 30,000 आपका आ जाएगा ये। ब्रेक इवन पॉइंट सेल आपकी 20,000 है और प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5,000 अपॉन में 0.5। ठीक है। सोल्व करके देख लीजिएगा, कैलकुलेशन है सिर्फ, सिंपल है। इन केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट द कोस्ट incurred up to the point where individual product can be identified is called। कि जॉइंट प्रोडक्ट के केस में अगर हम किसी पॉइंट पर आकर के कॉस्ट इनकर करते हैं और इंडिविजुअल प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो क्या है, उसे हम जॉइंट कॉस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39। एज पर AS 14 द टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन। अमेलगमेशन के टाइप बताइए। तो इसमें पता है इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, डेट इक्विटी रेशो, प्राइस अर्निंग या फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। तो डी आपका प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा, बाकी नहीं आएंगे। डेट इक्विटी तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। ठीक है। प्रोप्राइटरी भी आपका सॉल्वेंसी से रिलेटेड है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, जो F12 शॉर्टकट की है उसको हम किस इज़ नॉन फॉर एज। F12 शॉर्टकट की को कंपनी कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। इन विच टाइप ऑफ वाउचर क्रेडिट सेल इज़ रिकॉर्डेड। तो क्रेडिट सेल हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल के वाउचर में। विच ऑप्शन यूज टू व्यू द स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप। स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप के आइटम को देखने के लिए किस फीचर का यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो का यूज़ करते हैं। स्मॉल सैम्पल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ बेस्ड ऑन। जो स्मॉल सैम्पल टेस्ट है वो किस पर बेस्ड होता है? तो यहाँ पर हमें याद रखना है स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट इसका आंसर होगा। वट आर द मेन यूज ऑफ काई स्क्वेयर टेस्ट। जो काई स्क्वेयर टेस्ट है इसका क्या यूज होगा? तो यहाँ पर गुडनेस ऑफ फिट का हम इसको चेक करते हैं कि हमारी गुडनेस ऑफ फिट सही है या नहीं, उसके लिए चेक होता है। हैकलर ऑल इन थियरी इज यूजुअली फॉर्मुलेटेड ऑन 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हैकलर की ऑल इन थियरी है वो 2 फैक्टर थियरी पर बेस्ड है। तो वो 2 फैक्टर कौन से हैं? तो उसमें एक आपका लेबर है और दूसरा आपका कैपिटल है।
नेक्स्ट है द इंटरनेशनल ट्रेड थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वाज प्रोपेगेटेड बाय। जो कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी है तो ये आपकी डेविड रिकार्डो की है। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस का प्राइमरी फोकस क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द नेशनल बाउंड्री, कि नेशनल बाउंड्री से बाहर जाकर हम अपने रिसोर्स को क्या करना चाह रहे हैं? ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। Which IMF facility primarily focus offering the concessional interest loan to the low income country। तो इसमें आपको PRGF होगा, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी इसको बोला जाता है, जिसके जरिए कम रेट पर लोन जो है वो दिए जाते हैं। वट डज द टर्म वर्ल्ड बैंक के अंदर किस किस को शामिल करते हैं? तो इसमें IBRD और IDA आएंगे दोनों। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन दोनों मिल करके वर्ल्ड बैंक को मर्ज करते हैं। द डैश इज़ नॉट एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन आ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है? जॉब रोटेशन इंटरनल सोर्स है, प्रमोशन भी है और ट्रांसफ़र भी है, बट प्लेसमेंट जो है वो क्या है? एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 52, इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस ट्रेनिंग फॉर द ग्लोबल एम्प्लॉय एट अ वाइड रेंज ऑफ स्किल। अगर हम बात करें इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस ट्रेनिंग की ग्लोबल एम्प्लॉय के लिए, तो उसमें कौन कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट हमारी होती है? सबसे पहले कह रहा है कॉग्निटिव स्किल, बिहेवियरल स्किल, इमोशनल स्किल या ऑल ऑफ दी अबव। तो हमेशा ऑल स्किल की ही नीड होगी इसमें। मैन पावर प्लानिंग डज नॉट इन्वॉल्व। मैन पावर प्लानिंग में क्या शामिल नहीं होगा? कोर्स ऑफ एक्शन इन द एरिया ऑफ मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर फोरकास्ट, एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर या इंट्यूसिव जजमेंट। तो डी याद रखिएगा, इंट्यूसिव जजमेंट इसमें शामिल नहीं है। 54 द डैश मीन्स परसीव्ड फेयरनेस बिटवीन व्हाट अ पर्सन डज एंड व्हाट द पर्सन रिसीव। कि भाई पर्सन फेयरनेस रखना कि भाई पर्सन को क्या मिल रहा है और क्या मिलना चाहिए है और क्या वो रिसीव करता है। तो इस वर्ड का क्या मीनिंग है? तो दैट इज़ इक्विटी, कि हम एम्प्लॉयज़ के साथ इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो कर रहे हैं। डिसीजंस अबाउट एम्प्लॉय कंपनसेशन मस्ट ऑलवेज कंसीडर व्हाट। कि एम्प्लॉय का जो कंपनसेशन प्लान है उसमें जो डिसीजन है उसमें हम क्या बात कंसीडर करते हैं? तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज नॉट एसोसिएट विद वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन। वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन से कौन सा इकोनॉमिस्ट शामिल नहीं है? एडम स्मिथ, JB से, वाकलर या फिर पिगो। तो पिगो का रिलेशन नहीं होगा, बाकियों का वेल्थ डेफिनेशन से रिलेशन है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव, अप्लाइड या मैनेजरियल। तो जब भी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वो मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इज बीइंग इंक्लूडेड। तो यहाँ पर हम रिसोर्स एलोकेशन के अंदर जो है LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्लान को यूज़ करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस। द अबव स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक मेजर है जिसमें हम क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, ये हम चेक करते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसने बताई है? तो ये स्टेटमेंट है प्रोफेसर मार्शल की। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन ड्रॉ रिलेटेड टू परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पर इन इलास्टिक डिमांड ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रही है। ठीक है, ये आपको दिख ही रहे होंगे ऑप्शंस। चलो क्वेश्चन 61, मार्केटिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड होज स्टेटमेंट इज़ दिस। कि जो आपका मार्केटिंग है वो एक डिलीवरी है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, ये स्टेटमेंट किसने बताई?
तो P.F. ड्रकर ने ये स्टेटमेंट दी है भाई, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट? मार्केटिंग इन्वायरमेंट का एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा है? टेक्नोलॉजी, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, पोजीशन ऑफ इंस्टीट्यूट या ऑल ऑफ द अबव? तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सटर्नल है, बाकी दोनों इंटरनल हैं। नेक्स्ट इज द अप्रोच टू मार्केटिंग फ्रॉम मैनेजरियल साइड इज रेफरिंग टू एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। हुज स्टेटमेंट इज दिस? किसकी ये स्टेटमेंट आती है? तो याद रखिएगा फिलिप कॉटलर इनका नाम आता है। हु यूज द वर्ड मार्केटिंग मिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर? मार्केटिंग मिक्स वर्ड्स किसने सबसे पहले यूज़ किया है? तो प्रोफेसर नील बॉर्डर ने यूज़ किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग? इनमें से कौन सा मार्केटिंग प्लानिंग का टाइप नहीं है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म? तो ये तो है ही है प्लानिंग का पार्ट, बट प्रोजेक्ट प्लानिंग इसमें नहीं आती है। नेक्स्ट, द डेली अलाउंस रिसीव बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई एमपी अलाउंस रिसीव करता है डेली बेस पर तो वो आपके एग्जम्प्ट होते हैं। कंसीलमेंट ऑफ इनकम और फॉल्स क्लेम टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी, यानी अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए इनकम को कम किया गया है या फिर फॉल्स क्लेम दिखाए गए हैं, तो ये क्या है? टैक्स इवेजन है, टैक्स की चोरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी रिगार्ड एज अ कैपिटल एसेट? इनमें से कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है? तो ज्वेलरी भी आते हैं, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन भी आते हैं, पेंटिंग भी आती है, बट एग्रीकल्चर लैंड इसमें नहीं आती है जो रूरल एरिया में है। फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ प्रेक्विजिट इन द रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, फैमिली का मीनिंग क्या होगा? स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, चिल्ड्रन ऑफ इंडिविजुअल, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर या ऑल ऑफ द अबव? तो इसमें सारे ही आएंगे, ठीक है, ये सभी फैमिली मेंबर का पार्ट है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स इज एप्लीकेबल इन द केस, तो ये आपका MAT मैट जो है वो LLP पर एप्लीकेबल है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर। रैंडम सैंपल मेथड इज बेस्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग बिकॉज ऑफ, रैंडम सैंपल मेथड को बेस्ट क्यों माना गया है? तो ये बेस्ट इसलिए मानते हैं द सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स आर अनबाइस्ड, कि जो इसमें सिलेक्शन ऑफ यूनिट है वो क्या है? अनबाइस्ड है। Whose statement is the following? Stratified random sampling balance the uncertainty of random sampling against the biasness of deliberate selection। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसने बताई है? बावली ने, याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट वन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑलवेज। कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन है वो आपका -1 से 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। इन हाउ मैनी वे लेटर ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कैन बी अरेंज? तो इसमें टोटल लेटर देख लेंगे, टोटल लेटर आपके 10 है, तो 10 फैक्टोरियल आ जाएगा ऊपर। और कौन सा लेटर है जो रिपीट हो रहा है? T रिपीट होता है, S रिपीट हो रहा है और यहाँ पर I रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसे आप सोल्व कर लीजिएगा, आपका 50,400 ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ए बैग कंटेन 5 वाइट, 4 ब्लैक, 7 येलो एंड 6 रेड बॉल एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक और रेड बॉल? अगर रैंडमली बॉल हम कर रहे हैं तो उसमें कौन सी बॉल आएगी? तो उसमें 5 वाइट है, टोटल कर लो, टोटल आपकी कितनी है? 22 है। ब्लैक और रेड को देखेंगे तो वो 10 है, तो 10/22 कर लीजिएगा, सोल्व करेंगे तो 5/11 आ जाएगा, ठीक है। Whatever a manager does, he does it through making decision. Who said this? मैनेजर जो भी करता है वो उसके डिसीजंस पर डिपेंड करता है, तो ये लाइन किसकी है? कॉन्टेज की लाइन है, कॉन्टेज एंड वेरिक। Which theory of organization originated from the finding of famous Hawthorne experiment? तो हाथोन एक्सपेरिमेंट के बाद न्यू क्लासिकल थियोरी बनती है। मैच द फॉलोइंग है, नीड हियरार्की थियोरी किनकी है? तो नीड हियरार्की है अब्राहिम मास्लो की, A का 4 आएगा, ठीक है।
और टू फैक्टर थियरी जो है वो किसकी है, हर्ज़बर्ग की है। और एक्स एंड वाई जो थियरी है वो आपकी ग्रेगर की है। और जेड थियरी विलियम उची की है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। लीडर आर बोर्न नॉट मेड, विच थियरी स्टेट इट। लीडर जो है वो जन्मजात होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता। ये थियरी किसने बताई है, तो ग्रेट मैन थियरी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोलिंग प्रोसेस में कौन सा स्टेप नहीं आएगा, तो इसमें ऑब्जेक्टिव सेट करना नहीं आएगा, क्योंकि ये हम प्लानिंग में करते हैं, प्लानिंग का पार्ट है ये, ठीक है। द कॉन्ग्रेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज टर्म एज, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटेजिकल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलेंगे। Lack of fit between knowledge, skill and ability and job requirement can be classified as, कि जो हमारी नॉलेज एंड स्किल है वो जॉब के साथ मैच नहीं कर रही, तो वो क्या है, मिसमैच है, ठीक है। They said that he is formally dressed up in the office, he must be efficient employee, this is an example of what, तो ये क्या है, स्टेरियोटाइपिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल है, बायसनेस इसमें दिख रही है। The appraisal feedback of interview is providing the more opportunity, increase the danger, clear the misunderstanding, all of these, तो इसमें all of these आएगा, ठीक है। Question 85, employee benefit enhance the appeal of an organization to employee because attracting and retaining the employees, ताकि हम employees को ज़्यादा टाइम तक retain करके रख सकें। Current asset and current liability of a company are 10,20,000 and 3,20,000 respectively. What will be the amount of maximum permissible bank finance as per the second method of Tandon Committee? तो यहाँ पर आपका अमाउंट आएगा 780,000, ठीक है, सोल्व करके आप निकाल लीजिएगा। 87, as per the Volter approach, what should be the optimum dividend payout ratio? तो ये क्या कहती है, 100% डिविडेंड रेशो की बात करती है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ एडिशनल फंड, कि हमने एक्स्ट्रा फंड कितना यूज़ किया है। उसके बाद ऑपरेटिंग लीवरेज का क्वेश्चन अभी सिखाया था मैंने कैसे निकालते हैं, तो 1.5 आएगा इसका आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज कैटेगराइज एज अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इनमें से कौन से हैं, एग्जिम, सिडबी या BIRD, ठीक है, तो ये सारे ही हैं, ऑल ऑफ दीज आएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी स्पेशल बैंक है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, सभी स्पेशल बैंक हैं। स्टैट्यूटरी बिजनेस रिक्वायरमेंट इंक्लूड, तो इसमें क्या चीज़ आ सकती है, लीगल इन्वायरमेंट में, तो जहाँ पर वर्ड लेजिस्लेशन आ गया वही आपका लीगल हो गया, क्योंकि लीगल तरीके से लेजिस्लेचर के द्वारा बनी हुई चीज़ें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन नीति आयोग 7 पिलर ऑब्जेक्टिव, तो इसमें आपका प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, प्लानिंग, डेलीगेशन, इसके अलावा 3 और आते हैं, ट्रांसपेरेंसी आती है, एम्पावरमेंट आती है और इक्विटी आती है। 7 जो है वो ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग के। व्हाट इज लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मीन्स, तो लिबरलाइजेशन का मीनिंग आपका इनमें क्या है, रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन। व्हेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश, तो 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी को ही बना था 2015 में। विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन BCG मैट्रिक्स हैव लो मार्केट शेयर एंड लो ग्रोथ रेट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डोग्स मैट्रिक्स बोलते हैं। विच इंडस्ट्री इज मोस्ट लाइकली टू यूज स्कीमिंग प्राइसिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज़ होता है ये ज़्यादातर। अरेंज द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, ठीक है, उसके बाद एक रिसर्च का प्लान बनाएंगे, फिर डाटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और फिर फाइंडिंग को प्रेजेंट करेंगे और डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर आंसर जो है वो बी हो जाता है, C, B, A और D। पहले C होगा, फिर B, फिर A और फिर D। Which is an industry where the indifferential price based on
कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमनली अप्लाइड, तो ये आपका एयरलाइन में अप्लाई होगा। हु इज ऑफन क्रेडिटेड विद डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एडवर्ड डेमिंग ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, When the law of diminishing return is applied in production of goods, then increase in production lead to marginal cost and average cost। तो यहाँ पर both are increasing, दोनों increase होती हैं। If the change in demand is more than change of supply, then it will be demand side effect on equilibrium, then it will be more to the demand। In equilibrium of the firm, in short run, the amount of profit of firm is maximum and amount of loss is minimum, then marginal cost and marginal revenue of the firm will be क्या होगा। तो ये दोनों वैल्यू हमारी शॉर्ट रन में क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। द डिसीजन टू मेक और टू बाय इज इन्फ्लुएंस बाय, कि भाई हम कोई भी डिसीजन खरीदने का लेते हैं तो कैसे लेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्स पर, फिक्स्ड एसेट पर जो इन्वेस्टमेंट है वो, और सप्लायर। ठीक है, सारी चीज़ें फोकस होंगी, ऑल ऑफ दी अबव जो है वो आंसर होगा। इनमें से कौन सी इनकम है जो एग्जाम्प्ट में आती है, बताओ। डियरनेस, CCA, फॉरेन अलाउंस या मेडिकल, तो मेडिकल में ही आ सकता है एग्जाम्प्टेड। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल इफ द टोटल इनकम एक्सीड टू 1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम है तो वो 15% रहेगा। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्सपेंस इज नॉट एडमिनिस्ट्रेबल एक्सपेंस, तो इसमें इनकम टैक्स एक ऐसा है। कौन से सेक्शन में एडवांस पेमेंट एडवांस टैक्स की सेक्शन है आपकी, 234B। सेटिंग टेम्पररी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बिलो द लिस्ट प्राइस एंड सम टाइम इवन बिलो कॉस्ट टू इंक्रीज द शॉर्ट रन सेल इज टर्म एज, तो ये आपका रेफरेंस प्राइसिंग है, इसे हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहेंगे। एग्जैक्ट अगर नाम ना दिया है तो हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग इसका नाम है, बाकी रिलीवेंट इसमें रेफरेंस प्राइसिंग इसमें, इसीलिए आंसर हमारा ये हो गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIMS इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो ये आपका प्रॉफिट इम्पैक्ट ऑफ मार्केट स्ट्रेटेजी, ये आपका होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पोर्टल 5 फोर्स, जो पोर्टल का 5 फोर्स मॉडल है उनमें कौन नहीं आता है, तो एडवर्टाइजिंग पावर इसमें नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। ठीक है, विच मॉडल हेल्प द डिसीजन मेकर टू अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग फ्रॉम करंट स्टेट टू एनी फ्यूचर स्टेट, तो मार्को का प्रोसेस मॉडल है ये। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन 4P है, इसके अलावा जो एडिशनल 3P हैं वो कौन से हैं, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ट्रिप्स, ट्रिप्स का प्राइमरी गोल क्या है, तो ये क्या करता है, हमारे जो राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, टू एस्टैब्लिश द कॉमन इंटरनेशनल रूल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ IPRs। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स क्रावलिंग पैग एक्सचेंज रेट सिस्टम, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इसमें, तो ऑटोमेटिक रिवीजन अराउंड अ पार वैल्यू विद अ स्पेसिफिक परसेंटेज। व्हेन वाज सार्क इज एस्टैब्लिश, तो सार्क कब बना था भाई, तो ये बना था अगस्त 1983 में। व्हाट डज करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी प्राइमरली इन्वॉल्व, तो ये क्या है, एक फ्रीडम है टू कन्वर्ट द डोमेस्टिक करेंसी फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। व्हाट डज द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड, तो इसमें क्या चीज़ आती है, ऑल द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद द इनकम और पेमेंट फ्लो फ्रॉम विद इन द कंट्री। गोल्डन बुक ऑफ मैनेजमेंट वाज रिटन बाय, तो ये है लिंडल यूरविक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसमें डिकोडिंग, रिसीवर, चैनल, ग्रेपवाइन नहीं आता, ये एक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, प्रोसेस में ये नहीं आएगा, एलिमेंट में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो
तो इस रूल का एक्सेप्शन क्या है? प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर इनवॉलंटरी सर्विसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज इरिवोकेबल? इरिवोकेबल कौन सा होगा इसमें? तो एजेंसी विच इज कपल्ड विद द इंटरेस्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। MRTP एक्ट 1969 वाज रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू एक्ट। कब रिपल हुआ ये? तो कंपटीशन एक्ट 2002 में आया और इसका नोटिफिकेशन 28 अगस्त 2002 को आया था। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज कॉज ग्लोबलाइजेशन, तो ये कौन सा फैक्टर है? टेक्नोलॉजी। ठीक है। इकोनॉमिक प्लान कम अंडर विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट 3rd में आता है और 7th शेड्यूल में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, बताओ कौन सा नहीं होगा? तो एम्प्लॉय नहीं होंगे इसमें, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटिविटी, अनसर्टेनिटी, ये सब तो है ही है। The business environment can be categorized into two broad categories, that is micro and macro. Micro is related to small area or immediate periphery of an organization, while macro is broader dimension. Among the following, which is not to micro? Macro से related नहीं है, political, cultural, technological ये सब है, but consumer इसमें नहीं होगा, ये micro का part है। Term monopolist define a state in which goods is produced by a single firm and there are no close substitute. Above definition is given by, तो ये definition हमें दी है प्रोफेसर चैम्बरलिन ने। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच मार्केट, तो ये आपकी परफेक्ट कंपटीशन में होती है। चूज द राइट वन, तो फॉर्मूला है सिंपल नेशनल इनकम का, जिसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाते हैं और सब्सिडीज प्लस हो जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैथड ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम, तो इनमें से कौन सा नेशनल इनकम को मेजर करने का मेथड नहीं है? सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड, बाकी सब है। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री पीरियड 1 ईयर, पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो उसमें हम क्या बोलते हैं? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। एम्प्लॉय हेल्थ इज प्रमोटेड बाय एम्प्लॉयर एट द सेवरल लेवल टू द इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव करता है वो? ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। Dash are concerned with developing a pool of candidate in line with the human resource planning, तो इसमें हम क्या प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं? रिक्रूटमेंट, कि हमने पुल ऑफ कैंडिडेट इकट्ठे कर लिए। हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन इज नॉट द बेसिस फॉर हायर कंपनसेशन। फ्रॉम विच अनफेयर लेबर प्रैक्टिस आर पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स, तो ये सारी ही चीज़ें एम्प्लॉयर्स के लिए क्या है? अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं। डैश एक्ट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन अ डेंजरस मशीन एक्ट, तो इसके लिए फैक्ट्री एक्ट 1948 रिस्पॉन्सिबल है। पी एंड क्यू, ये आपका रेशियो का क्वेश्चन है, तो कैलकुलेट करके देख लीजिए, डी आपका आंसर होगा इसमें। रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज बीइंग अर्न एट द पॉइंट ऑफ टाइम, रेवेन्यू कब हम रिकॉग्नाइज करते हैं? व्हेन गुड्स आर डिलीवर। When company is wound up, all the members cease to be shareholder within a year. Wind up are placed in, तो किस कैटेगरी में आते हैं? लिस्ट ए ऑफ कंट्रीब्यूटरी में आते हैं। ठीक है। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन अ कंपनी हैज़ द फॉलोइंग लायबिलिटी, कौन कौन सी लायबिलिटी उसकी होती है? क्रेडिटर है, लीगल एक्सपेंस है, लिक्विडेशन है, प्रेफरेंशियल है। तो सबसे पहले किसको सेटल करेंगे? सबसे पहले हम सेटल करेंगे हमारे लिक्विडेशन एक्सपेंस को, तो 3 पहले आएगा, फिर उसके बाद लीगल एक्सपेंस, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और फिर क्रेडिटर्स। ठीक है। इट इज़ गिवन दैट द नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अमाउंट इज 90,000, द शेयर कैपिटल इज 10,000, तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर क्या होगी? तो दोनों डिवाइड कर लो, दोनों डिवाइड करेंगे तो 9 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। In case of company limited by guarantee, the liability of member can be enforced only at the time of wind up, जब wind up हो रहा होगा। Additional director appointed by board of directors shall continue to hold the office up to the due date of next
एनुअल जनरल मीटिंग। AGM होने तक वो होल्ड कर सकता है, उसके बाद उसे हटा दिया जाएगा। पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ स्मॉल कंपनी, 4 करोड़ से ज़्यादा और 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पेड अप कैपिटल 4 करोड़ और जो टर्नओवर है वो 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर होल्ड द ऑफिस अप टू, किस एज तक कर सकते हैं? चेयरपर्सन 67 और अदर मेंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सोर्स ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड, तो इनमें से आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टीशिप अप्रोच है जो इसमें नहीं आएगा, बाकी सब एथिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा पूरा ओवरऑल व्यू है जो MP का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है। अब इस PDF को आप ग्रुप से कलेक्ट करके इसको अच्छे से सोल्व करिए। मैंने आपको जो बताया उसमें थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दिया कि क्वेश्चन के आंसर्स क्या हैं। आपको थोड़ा और डिटेल के साथ इसको पढ़ना है, हर एक मतलब जो ऑप्शन है उन्हें डिटेल के साथ एनालाइज करो, एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो समझो, तो अभी आपको पता चलेगा। और ओवरऑल अगर इस पेपर को देखा जाए तो वही UGC नेट का जो पेपर 1 का सिलेबस होता है हमारा, है ना, कॉमर्स का जो सिलेबस है वही सेम चीज़ें हैं, वही सेम है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। तो ये पेपर करके ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए, तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपको अगले सेशन में, और भी इसी तरह के मैं कुछ पेपर आपको इसी चैनल पर लेकर आऊँगा। ठीक है, बाकी स्टेट के भी हम AP के पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।